हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने पहली वीडियो में स्टार्ट की थी मॉडर्न हिस्ट्री। हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, और कैसे ये यूरोपियन कंपनीज इंडिया के अंदर आती हैं, किस सीक्वेंस में आती हैं। तो जो पहले आए थे वो थे पोर्चुगीज, कैसे वो इंडिया के अंदर आते हैं बाय सी रूट, एंड देन वो कैसे स्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्रीज को, किस तरीके से उनका डिक्लाइन होता है। ये सारी चीजें हमने अपनी पहली वीडियो में कवर की थी। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि आप सभी लोगों को आसानी रहेगी पढ़ने में। तो पोर्चुगीज के बाद आते हैं डच। ये 1602 में आते हैं। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि ये कहाँ से आते हैं, कौन पहला पर्सन था जो इंडिया आया था, इनकी कंपनी का नाम क्या था, ये कब स्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश की थी। जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि किस बैटल से इनका इंडिया के अंदर एंड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे केम फ्रॉम नीदरलैंड। ये नीदरलैंड से आते हैं, जिसको हम पहले हॉलैंड भी बोलते थे। कॉर्नलिस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन हु केम इन इंडिया 1596। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश रिप्लेस कर देते हैं डच को, इंग्लिश कंपनी पहले बना देते हैं। 1600 में इंडिया आने में लेट हो जाते थे डच, ये इंडिया पहले आ जाते हैं, कंपनी बनाने में लेट हो जाते थे। तो इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्म्ड इन 20 मार्च 1602 बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। चार्टर बेसिकली क्या होता है, एक रॉयल परमिशन होती है। ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम में। अब यहाँ पे ऑलरेडी पोर्चुगीज का ट्रेड चल रहा होता है इंडिया के साथ में, तो इको कॉम्पिटिटर्स जब आ जाएगा तो ऑब्वियसली थ्रेट तो होगा ही। दे कैप्चर नगापट्टनम नियर मद्रास फ्रॉम द पोर्चुगीज। ये पोर्चुगीज से नगापट्टनम को कैप्चर कर लेते हैं। ये इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों में अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखे हुए हैं। डच स्टेब्लिश फैक्ट्रीज ऑन द कोरामंडल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी कंपनी थी जिसने मोनोपोली कर ली थी इंडिया के मसालों के ऊपर। तो डच थे। दे मोनोपोलाइज द ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। ये अब इंडिया के ऊपर इनकी मोनोपोली हो जाती है, इंडिया के मसालों के ऊपर। इनके जो मेन कमोडिटीज थी जो ये एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, वो थी सिल्क, कॉटन, राइस, इंडिगो एंड अफीम। एंग्लो डच राइवलरी यहाँ से स्टार्ट होती है डच की एंड होने की कहानी इंडिया में। एंग्लो मींस ब्रिटिश। ब्रिटिश से इनकी लड़ाई बहुत टाइम पहले से चली आ रही होती है। एक इंसिडेंट होता है एम्बोयना में। एम्बोयना आज का प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है। ये एक्वायर करते हैं पोर्चुगीज से 1605 में, जहाँ पे कि बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है, जिसमें 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज मारे जाते हैं। ये कहानी है 1623 की। यहाँ से बेसिकली जो डच का जो मेन ट्रेडिंग, जो जहाँ से इनको ज्यादा प्रॉफिट होता था, वो इनका इंडोनेशिया था। इंडिया में इतना इनका ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है। इन 1667 में एक समझौता होता है ब्रिटिश और डच के बीच में, जहाँ पे ब्रिटिश बोलते हैं कि ठीक है, आप इंडोनेशिया पे फोकस करो, हम इंडोनेशिया पे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। वहां पे दूसरी तरफ डच भी बोल देते हैं कि हमारा ज्यादा ट्रेड और ज्यादा प्रॉफिट इंडोनेशिया पे ही हो रहा है, हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में ट्रेड करने का। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली लड़ाई कंटिन्यू ही रहती है। मेन क्वेश्चन जो आता है वो आपका है बैटल ऑफ बेदरा से। तो ये आपको ईयर के साथ में और नाम के साथ में याद रखना है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, इवन आपकी यूपीएससी लेवल में भी ये पूछा गया है कि किस बैटल से डच का एंड होता है इंडिया में। तो आपको ये याद रखना है, बैटल ऑफ बेदरा बंगाल में हुआ था डच और ब्रिटिश के बीच में। तो ब्रिटिश डिफीट करते हैं डच को। आफ्टर दिस बैटल ऑल द कॉलोनीज एंड बिजनेसेस ऑफ डच वाज एंडेड। यहाँ से एंड होता है डच की कहानी इंडिया। यहाँ से स्टार्ट होते हैं द इंग्लिश, द ब्रिटिशर्स। तो दो क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर केम टू इंडिया बाय लैंड रूट और बाय सी रूट। अगर क्वेश्चन आता है बाय लैंड रूट तो आपको पता होना चाहिए जॉन मिडन हॉल आया था लैंड रूट के थ्रू। अगर क्वेश्चन आता है
कि बाय सी रूट कौन आया था? आपको पता होना चाहिए, कैप्टन हॉकिंस आया था बाय सी रूट। तो ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। इन 1599 एडी, जॉन मिडन हॉल, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर, केम टू इंडिया बाय लैंड रूट। जॉन मिडन हॉल पहला ब्रिटिश ट्रैवलर था जो इंडिया आता है बाय लैंड रूट। ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स कॉलिंग themselves द मर्चेंट एडवेंचर्स formed a company in 1599। 1599 में एक ग्रुप होता है इंग्लिश मर्चेंट्स का जो अपने आप को मर्चेंट एडवेंचर्स बोलते हैं। ये एक कंपनी फॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि इस पे फाइनल सिग्नेचर कब होते हैं और किसके होते हैं। तो ऑन 31 December 1600, the East India Company was established. British Queen Elizabeth I issued a charter with right of exclusive trading to the company। जो ब्रिटिश की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये इस पे अपने फाइनल सिग्नेचर करती है 1600 को, 31 दिसंबर को, कि आप जाइए, जाके इंडिया के साथ में ट्रेड कीजिए। तो इनिशियली अ मोनोपोली ऑफ 15 years was granted। इनिशियली 15 साल के लिए ये मोनोपोली इनके लिए दी जाती है। अब आता है कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड बाय सी रूट इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, मुगल एम्परर ऑफ आगरा, इन अप्रैल 1609। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आता है सी रूट के थ्रू जहांगीर की कोर्ट में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने इंग्लिश खान या फिरंगी खान का टाइटल दिया था और किसको दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। द टाइटल इंग्लिश खान और फिरंगी खान रिसीव्ड हॉकिंस बाय जहांगीर। जहांगीर ने इम्प्रेस होकर हॉकिंस को ये टाइटल दिया था। In 1612, Captain Thomas Best defeated the Portuguese in the Sea of Surat। कैप्टन थॉमस डिफीट करते हैं पोर्चुगीज को सूरत में। ये 1612 में इसको डिफीट करते हैं। यहाँ से 1613 में जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। 1613 में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं सूरत में। यहाँ से इनका फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है। अब आता है 1615 में सर थॉमस रॉय केम एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। पहला जो ब्रिटिश ट्रैवलर था वो था कैप्टन हॉकिंस जो सी रूट के थ्रू आया था। सेकंड ब्रिटिश ट्रैवलर है सर थॉमस रॉय। ये आता है अम्बेसडर बन के जेम्स फर्स्ट का, क्वीन एलिजाबेथ के बाद में। वहां का जो किंग होता है वो था जेम्स फर्स्ट। एम्बेसडर मीन्स इनवॉय, लाइक ये जासूस बन के आता है जहांगीर की कोर्ट में। इसके बाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज ये लोग अपनी स्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि आगरा में स्टेब्लिश करते हैं, अहमदाबाद, भरूच में। इन 1632 English company's position was improved by the Golden Firman issued to them by the Sultan of Golconda। गोलकोंडा का जो सुल्तान था वो एक गोल्डन फरमान इशू करता है, उससे ग्रेजुअली इंग्लिश की जो पोजीशन थी वो इम्प्रूव्ड होती है। अब इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में भी स्टेब्लिश कर ली। देन आगरा, अहमदाबाद, भरूच में भी ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश कर लेते हैं। अब ये अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है वो ईस्ट की साइड में भी स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे भी ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करते हैं। हरिपुरा, बालासोर में ये अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करते हैं। The Britishers received permission from ruler of Chandagiri to build a fortified factory at Madras, which later became the Fort St. George। तो चंदागरी के जो रूलर होते हैं वो इनको परमिशन दे देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री फोर्टिफाई कर सकते हैं मद्रास में, जो कि बाद में बन जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन 1662 बॉम्बे was gifted to the King Charles II by the King of Portugal as a dowry। बॉम्बे इनको 1662 में एज अ डाउरी, दहेज में इनको मिलता है। पोर्चुगाल की जो प्रिंसेस होती हैं कैथरीना, ये इनसे ब्रिटिश के किसी ऑफिसर से शादी कर लेती है, तो उनको दहेज में बॉम्बे मिलता है। वो ये कम ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे देते हैं। तो ये बाद में 1687 में ये अपना सूरत से बॉम्बे हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। 1651 में शाह सूजा सूबेदार ऑफ बंगाल अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड एट हुगली एंड अदर प्लेसेस। ये अपने साउथ में भी, बंगाल में भी ये अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करते हैं अदर प्लेसेस में। इन 1698 with the approval of सूबेदार अजीमुन शाह of Bengal, the East India Company received the जमींदारी of 3 villages, Satnati, Govindpur and Kalikata on payment of rupees 1200। यहाँ से ब्रिटिश की कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से ये
पावर में आना स्टार्ट करते हैं। इनको परमिशन मिल जाती है, बंगाल के एक सूबेदार थे अजीमुन शाह से 3 जमींदारी की इनको परमिशन मिल जाती है, जिसका नाम था सुपनती, गोविंदपुर एंड कैलीकटा। तो यहाँ से ही कलकत्ता का फाउंडेशन, इन तीनों गांवों को कंबाइन करके कलकत्ता का फाउंडेशन रखा जाता है 1700 में। वो रखता है जॉब चार्नोक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। आपको पता होना चाहिए। जॉब चार्नोक आपको टिक करना है इस क्वेश्चन के लिए। द मॉडर्न सिटी ऑफ कलकत्ता कंबाइनिंग कैलिकटा, गोविंदपुर एंड सतनती वॉज फाउंडेड। बाद में ही कलकत्ता में ये फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। लेटर फोर्ट विलियम वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट इन कैलकाटा। सर चार्ल्स अय्यर बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन 1780। तो फोर्ट विलियम की यहाँ पे स्थापना होती है कैलकाटा में। सर चार्ल्स अय्यर यहाँ के पहले गवर्नर होते हैं फोर्ट विलियम के। दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एक बनेगा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, तो आपको बताना है किसने कलकत्ता का फाउंडेशन रखा था। जॉब चार्नोक ने 1700 में। यहाँ का पहला गवर्नर कौन बना था फोर्ट विलियम का, तो वो था सर चार्ल्स अय्यर। अब आता है फारूक सियाज फरमान। यहाँ से इनका एकदम इंडिया में जो पावर में आते हैं वो इस फरमान की वजह से आ जाते हैं। फारूक सियाज वॉज द ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब। ये ग्रैंड सन था औरंगजेब का। इन 1715 इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉर्ज सरमन टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फारूक सियाज। सर्जन हैमिल्टन, who was in this delegation, had cured a pain disease of Farrukh Siyar, which pleased Farrukh Siyar by issuing 3 decrees in 1717 AD। 1715 में जॉन सरमन आता है फारूक सियार की कोर्ट में। इनके साथ में एक सर्जन भी आता है हैमिल्टन। तो इसी टाइम पे फारूक सियार को एक बहुत बड़ी बीमारी से वो गुजर रहे थे, तो सर्जन हैमिल्टन ने उनका इलाज किया था। खुश होके फारूक सियार ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनको इशू कर देते हैं। वो था राइट टू फ्री ट्रेड। ये राइट टू फ्री ट्रेड माना जाता है था उनके लिए मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहीं से इंडिया में जो पावर की शुरुआत होती है वो इसी फरमान के थ्रू हुई थी। तो इनको ये 3 प्रिविलेजेस मिले थे, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। बंगाल में उस टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों बंगाल के अंदर आ जाते थे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, आपको ये ईयर बहुत याद रखनी है कि 1717 में ही फारूक सियार ने ये ऑर्डर इशू किया था। Their important terms were Bengal 300 and duty free trade। आपको 3000 रुपए देने हैं और आपको फ्री ट्रेड करना है। कंपनी वॉज इशूड 10 तक passes for transportation of such goods। ये अपने लिए 10 तक जनरेट कर सकते हैं। लाइक आपको जब यहाँ से फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिल गई है, तो आप अपने सिग्नेचर करके आप एक पास बना सकते हो और वो आप अपने किसी भी ऑफिसर को दे सकते हो, जिससे कि उनसे कोई भी बीच में टैक्स के लिए नहीं बोलेगा। द कंपनी वॉज परमिटेड टू द रेंट मोर लैंड्स अराउंड कैलकाटा, हैदराबाद। द कंपनी रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड। ड्यूटीज फ्री, तो ये इनके लिए पूरा राइट टू फ्री ट्रेड हो गया था कि आपको बस इतनी अमाउंट देना है, आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द coins minted by the company in Bombay were also allowed to run in the entire Mughal state for first टाइम। तो बॉम्बे में इनके कॉइन्स भी मिंट होने लग जाते हैं, सिक्के छपने लग जाते हैं, वो पूरे मुगल स्टेट में ये लोग इशू करते हैं, सॉरी यूज करते हैं। तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में कि किसी यूरोपियन कंपनीज के कॉइन मिंट हुए बॉम्बे में और वो पूरे मुगल स्टेट में यूज किया गया उनको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैसे फ्रेंच और डेनिश पावर के ऊपर आते हैं। थैंक यू सो मच।